दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रेलवे का 11वां सेट प्रैक्टिस मैं लाया हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और आज का पहला क्वेश्चन है किसका SI इकाई न्यूटन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक ऑप्शन में दो एक तरह से भौतिक राशि है, वजन और बल, वजन और त्वरण, वजन और संवेग, वजन और द्रव्यमान। तो आपको बताना है कि किसका SI मात्रक न्यूटन होता है। तो आप जानते होंगे कि न्यूटन है जो बल का SI मात्रक है, लेकिन बल के साथ और किसका SI मात्रक न्यूटन होता है। इसका सही आंसर है आपका वजन के साथ बल। ठीक है, अर्थात वजन का भी SI मात्रक न्यूटन ही होता है। मतलब आपका वजन कहने का मतलब भार, जो आपका जो भार है उसकी जो इकाई है, SI इकाई है, वो केजी नहीं होता है, न्यूटन ही होता है। लेकिन हम लोग भूलवश या अनजाने में तरह तरह के मात्रक यूज कर लेते हैं, जबकि हम लोग का वजन है, न कि हम लोग का मात्र द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है, जबकि वजन को आप W से भी लिख सकते हैं। वजन को W कहने का मतलब वेट। तो वेट जो बना है वो बना है m इंटू जी से। ठीक है, तो m इंटू जी से बना है। तो यहाँ पे जी भी है और साथ में आपका द्रव्यमान भी है, लेकिन हम लोग अनजाने में बस द्रव्यमान का एक तरह से कहते हैं कि चलो भाई हमें जो 50 किलो के हैं, हम 5 किलो के हैं, हम 150 किलो के हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग खुश रहते हैं, जबकि मात्रक है जो गलत है। वजन या भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका न्यूटन, न कि किलोग्राम। किलोग्राम है जो द्रव्यमान का मात्रक है। SI इकाई में आप पढ़े होंगे कि किलोग्राम है जो द्रव्यमान का है, जबकि आपके अंदर द्रव्यमान भी है और साथ साथ आपको पृथ्वी खींच रही है। ठीक है, और खींचेगी तो एक बल भी लगा रही है। खींचने कहने का मतलब कि उस पर कोई ना कोई बल है जो आ रहा है, और इसी दोनों गुणनफल को, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण को गुणनफल को ही वजन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। अर्थात आपको भौतिक राशि के बारे में बताना है कि ऊंचाई के साथ उसका असर पड़ता है, अर्थात h रहना चाहिए। ठीक है, हाइट उसमें होगा, मतलब ऐसा फॉर्मूला आपको खोजना है जिसमें हाइट है। यदि हाइट रहेगा तब जाके हाइट है जो क्या कर सकते हैं, ऊंचा हो सकता है या नीचा हो सकता है, और उस आधार पे क्या हो सकता है, उस पर असर पड़ सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता घटता है। तो आपको पहले कुछ फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, जो आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तो P बराबर होता है mgh। देखिए इस फॉर्मूला में h आ गया, अर्थात ऊंचाई के साथ साथ इसका एक तरह से वैल्यू है जो बढ़ेगा या घटेगा। अर्थात यदि ऊंचाई को आप बढ़ा रहे हैं तो आपका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 5 था, 5 से भी 7 कर रहे हैं तो वो गुना 7 और बढ़ेगा। यदि आप नीचे की ओर जा रहे हैं, घट रहा है, ऊंचाई घट रहा है, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के बारे में बताता है। तो कौटिल्य का आप नाम सुने होंगे। गुरु हो तो कैसा, कौटिल्य जैसा, चाणक्य जैसा, है ना। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो कौटिल्य एक ऐसा गुरु थे, ठीक है ना, जो एक तरह से रोड पर से बच्चे को उठाकर राजा बना दिए थे। नंद वंश का एक राजा था घनानंद, और घनानंद के जो व्यवहार था या जो विचार था या राजकाज करने का जो शैली था वो चाणक्य को पसंद नहीं आया। चाणक्य जाकर घनानंद को विनती करते हैं कि आपके राज्य में प्रजा है जो
त्राहिमाम कर रहा है, जबकि घनानंद है जो और हंसी मजाक करने लगा था चाणक्य पे। उसी में गुस्सा आ गया चाणक्य को और कहा देखो हम रोड पर से बच्चा को उठाएंगे और उसको राजा बना देंगे जो तुम्हारा तख्त को पलट देगा। और सही बात है, चाणक्य ऐसा करके दिखा दिए। तो गुरु हो तो चाणक्य जैसा, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश का एक तरह से जो नींव रखा था, नंद वंश के बाद जो मगध में जो राज्य किया था वो मौर्य वंश किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ही हैं जो बहुत अच्छे तरीका से प्रशिक्षण दिए। देखिए सब बच्चा में रहता है, वो एक क्षमता रखता है, लेकिन यदि सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो ही बच्चा है जो हीरा बन जाता है, अन्यथा वो बच्चा तो कोयला की भांति पड़ा हुआ था। तो चाणक्य के मार्गदर्शन में एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य है जो बहुत ही प्रतापी राजा है जो मौर्य वंश का बना था। तो चलिए, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के बारे में बताता है? तो कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ये है जो मौर्य वंश के बारे में, इसका सही आंसर आपका हो गया मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में। और देखिए जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है प्राय हम लोग को दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। जो चाणक्य अर्थशास्त्र लिखे हैं उसमें मौर्य राजा के बारे में बताए हैं कि कैसे उन लोग प्रशासन राज्य काज देखते थे, किस तरह से पूरा के पूरा परंपरा था, जाति कितने थे, गोत्र कितने थे, किस प्रकार से व्यवस्था चल रहा था, ठीक है। तो एक प्रकार से राजनीतिक मौर्य के पूरा राजनीतिक कार्य प्रणाली का चर्चा है, न कि अर्थशास्त्र खाली पैसा का लेन देन के बारे में चर्चा अर्थशास्त्र में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। आपको बोलना है बाबू कि कौन ऐसा ऊर्जा है जिसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा। आप पढ़े होंगे यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर आपका हो गया यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, इसका दो फॉर्म होता है, एक को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें फीफा है जो हाल फिलहाल में रैंकिंग जारी किया है और फीफा है जो नंबर 1 पे कौन सा देश को रखा है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फीफा हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान दिया? पहला ऑप्शन है ब्राजील, आपका पहला ऑप्शन है ब्राजील। दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है कतर, ठीक है। तो फीफा है जो, जैसे आप आईसीसी के बारे में सुने होंगे, तो आईसीसी जो क्या करवाता है, क्रिकेट का आयोजन करवाता है और क्रिकेट आयोजन कराने वाली बहुत बड़ी संस्था, इससे बड़ा कोई संस्था नहीं है। उसी तरह से जब फुटबॉल की दुनिया में आइएगा तो फुटबॉल में फीफा से बड़ा कोई ऐसा संस्था नहीं है जो कि फुटबॉल का आयोजन करवाए, ठीक है। तो फीफा जिसका मुख्यालय है जो
स्विट्जरलैंड में है, जिसे हम लोग स्विट्जरलैंड को जन्नत बोलते हैं, दूसरा स्वर्ग माना जाता है। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका एक मुख्यालय है फीफा का। और फीफा है जो हाल ही में रैंकिंग जारी किया है और बताया है कि कौन सा देश नंबर 1 है अभी वर्तमान में, तो देश है बेल्जियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बेल्जियम। और फीफा है जो 2022 में फिर फुटबॉल मैच का आयोजन करवाने वाला है, वह देश है जो कतर है। ठीक है, वो कौन सा देश है? कतर। कतर में है जो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जो अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे, किस देश में आयोजन होने वाला है? तो है कतर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? कौन बने? ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल। सरदार पटेल, जैसे सरदार पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम लोग जानते हैं, सरदार पटेल। और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। आपको बताना है कि उप प्रधानमंत्री बने। हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो उप प्रधानमंत्री एक तरह से बनाया जाता है, ठीक है, हमारे एक तरह से परंपरा में है। तो सर्वप्रथम किसने ऐसा किया था? तो सर्वप्रथम है जो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के समय में सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया सरदार पटेल। और सरदार पटेल को हम लोग भारत के लौह पुरुष कहते हैं, ठीक है। आयरन मैन यदि पूछ दे भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है तो सरदार पटेल को कहा जाता है। जबकि आयरन लेडी के बारे में बोल दे भारत का एक तरह से आयरन लेडी किसे कहा जाता है तो है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी या सरदार पटेल हिचकिचाते नहीं थे, जो भी फैसला होता था जनता के हित में वो बहुत ही कड़ाई से करते थे, ठीक है। इसी के चलते इन्हें लौह पुरुष का दर्जा दिया गया। तो एक समय ऐसा भी था, आज़ादी जब भारत आज़ाद हुआ था तो सरदार पटेल का ख्याति बहुत दूर दूर तक था। फिर भी सरदार पटेल है जो प्रधानमंत्री कुछ कारणवश से नहीं बने थे। तब उस समय है जो गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के साथ साथ क्या बने हुए थे? उप प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने सरदार पटेल। और आज के डेट में सरदार पटेल का विश्व में सबसे ही ऊंचा मूर्ति है जो स्थापित गुजरात में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7 है गिर, गिर मतलब गिरना नहीं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र
और चौथा ऑप्शन कर्नाटक। तो आपको बताना है कि जो गिर उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पे है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में है, और गिर का जो शेर होता है बहुत ही प्रसिद्ध शेर माना जाता है, ठीक है। पूरा के पूरा शेर है जो गिर का, एक अलग प्रजाति का गिर में एक तरह से शेर पाया जाता है। और इस उद्यान में भी है जो गिर का शेर है, जो गिर उद्यान है जो खास करके गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है, इसका सही आंसर हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है कि कौन सा ऐसा राजा था जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थापित किया। कौन ऐसा पगला राजा था जो इस तरह से काम किया था। हम पगला राजा अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जबकि उसके बारे में बोला जाता है पगला बादशाह किसे कहा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राजा अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया। दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद को हम लोग देवगिरी बोलते हैं, देवगिरी स्थापित किया। चलिए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दूसरा ऑप्शन हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीजिए। तो कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित किया। तो राजा का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन नंबर 8 का 2 है जो सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि जो वह दिल्ली का राजा था तो उस समय जनता उससे काफ़ी ही नाराज रहा करते थे, और जो स्थापित किया था दिल्ली से एक तरह से दौलताबाद, उसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जाता है कि वहाँ जनता इतना उससे एक तरह से खफा रहते थे या गुस्सा में रहते थे या घृणा की दृष्टि से देखते थे कि तरह तरह के कागज़ पर खत लिख देते थे कि राजा है जो पागल है, या तरह तरह का एक तरह से उसकी निंदा करते थे। और बेचारा राजा को पढ़ने के लिए मिल जाता था, है ना, महल में उनके फेंक देता था जनता लोग। डेली ही जो रात में होता है, कैसे होता है गाँव घर में आप देखते होंगे कि ईटा उटा है जो एक दूसरे के झोपड़ी पे या घर पे फेंक दिया जाता, उस तरह जनता है जो करता था। तो दिल्ली राजा पढ़कर एक तरह से तंग आ गया था, और वही जब तंग आ गया था तो दौलताबाद, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे अपने राजधानी को स्थापित किया था। और फिर उसके बाद क्या किया था कि कुछ समय के बाद वह दौलताबाद से फिर दिल्ली आ गया। तो एक प्रकार से वह पागलपन जैसा काम है जो मोहम्मद बिन तुगलक है जो किया करता था। तो इसका सही आंसर हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 किलो का साइकिल है, ठीक है, 10 किलो का साइकिल है, वह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इस साइकिल का गतिज ऊर्जा कितना है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
10 kg के साइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है तो बताएं साइकिल का गतिज ऊर्जा। तो बताएं साइकिल का गतिज ऊर्जा क्या है। साइकिल का गतिज ऊर्जा क्या है। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन 200 जूल, दूसरा ऑप्शन 20 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 200 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 200 आपका वाट। तो पूछा जा रहा है कि बताइए जो वेग है एक तरह से गतिज ऊर्जा है। तो पहले बाबू यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के ई बराबर हाफ mv², एक फॉर्मूला इसका होता है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्जाम बैठ जाइएगा तो ये सब चीज़ आप सामान्यतः देखने को मिलेगा। ये नहीं सोचिएगा कि सर खाली रेलवे वाला को ही पढ़ा रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लगभग सबका एक ही है। सिलेबस है कि जीके पूछेगा, साइंस पूछेगा, तो कम और बेसी उसका लेवल यही रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा, तो हाफ को हाफ रहने दीजिए। आपका मास भी दिया हुआ है और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो 10 किलो, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। उसके साथ साथ वेग भी दिया हुआ है। अब वेग कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 गुना 20 कर दीजिए, बना दीजिए, 2 पचे 10, तो टोटल कितना आ जा रहा है 200। अब 200 क्या, तो ऊर्जा का क्या होता है मात्रक, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो गया 200 जूल। लेकिन देखिए जो बच्चा को इस तरह का फॉर्मूला का ज्ञान नहीं है फिर भी एग्जामिनर चाहता है कि उससे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मात्रक भी मालूम रहता तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। देखिए एक ऑप्शन में जूल दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में वाट दिया गया है, तीसरा ऑप्शन में न्यूटन दिया गया है और चौथा ऑप्शन में कैलोरी दिया गया है। तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप पकड़ लीजिएगा कि जो ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, उसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। और जूल पे यदि आप टिक भी कर देते तो आपका आंसर सही माना जाता। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत भारी रहता है। न्यूमेरिकल मतलब एक हमको कलेजा ही छीनकर निकालने वाला है, उस तरह से कोई नहीं है। न्यूमेरिकल और इजी होता है और आपके साइंस को और ही रोचक बना देता है और उसे आसानी से समझ सकते हैं, इसके लिए दिया जाता है हल्का हल्का न्यूमेरिकल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया 10वां। एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है, एक चश्मा है और उसकी फोकल लंबाई दिया गया है। फोकल लंबाई है जो 50 सेंटीमीटर है और पूछा जा रहा है आपसे उस चश्मा की शक्ति बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन पर लिख देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एक लेंस की फोकल लंबाई या फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति बताएं, ठीक है। चलिए इस तरह से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन है 0.2 डायोप्टर, तीसरा ऑप्शन आपका हो गया 50 डायोप्टर
और चौथा ऑप्शन है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस, आप लेंस देखते होंगे, चश्मा देखते होंगे, तो चलिए इस प्रकार का लेंस है तो आप देखते होंगे कि जब आती है तो कुछ ऐसे करके आता है, प्रकाश है कुछ ऐसे आ गया, इसी को हम लोग जहाँ पे एक तरह से प्रकाश से जो क्या हो रहा है इकट्ठा होता है, उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी है जो 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी यहाँ पे मान लिया जाता है कि ये है जो आपका कितना बता रहा है 50 सेंटीमीटर। तो बताइए लेंस की क्षमता कितना है, लेंस का पावर क्या होगा। तो पावर बताने के लिए आपका फॉर्मूला है 1/8। किस केस में, जब मीटर रहे, और ऐसे भी दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो मीटर के केस में, मीटर के केस में, जबकि एक और फॉर्मूला है पावर निकालने के लिए, वो है सेंटीमीटर के केस में। और एक क्वेश्चन है जो आपको सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है, तो 100 ये चीज लिख दीजिए 8। किस केस में हो जाएगा, सेंटीमीटर के केस में, उससे भी लेंस की क्षमता आ जाएगा। यदि मीटर में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, और यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो दूसरे वाले फॉर्मूला को करना है। ऐसे भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 है जो यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए बन जाएगा। अब हमको निकालना है कि लेंस की शक्ति क्या है ना, लेंस की पावर क्या है। तो चलिए P बराबर आपको दिया हुआ है 100, तो 100 लिख दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर का केस है, तो 100 प्लस फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ या फोकस लंबाई एग्जाम में दिया हुआ है 50, तो बराबर हो गया 2 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता की जो इकाई होता है वो डायोप्टर में चलता है। 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर, उस तरह की उसकी क्षमता को आंका जाता है। तो सही आंसर हो गया 2 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मंदन कैसा त्वरण है। मंदन के बारे में आप जानते होंगे, और मंदन त्वरण भी है, ये भी आपको मालूम होगा। तो कैसा त्वरण है, एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। मंदन कैसा त्वरण है, कैसा त्वरण है। पहला ऑप्शन है धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक त्वरण। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने चर त्वरण। जो एग्जाम में दिया हुआ है उसी ऑप्शन को हम दे रहे हैं। ये जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चर त्वरण। और चौथा है अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील त्वरण। देखिए बाबू, आपसे पूछा गया है त्वरण, तो त्वरण का परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात एक्सेलरेशन, जैसे हम इंग्लिश में त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है v-u/t। वेग में परिवर्तन कीजिएगा तो माइनस कीजिएगा ना, कैसे परिवर्तन होगा। तो कोई चीज़ में अंतर लाना है तो आप करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे भी किए हैं। देखिए इस v को हम लोग अंतिम वेग मानते हैं और u को प्रारंभिक वेग मानते हैं, तब तो हो गया ना अंतर, है ना। चलो भाई, वो व्यक्ति है जो यहाँ से चला 20 की स्पीड से गया था और 40 की स्पीड पे पहुँच गया, तो अंतर लाना होगा, कितना का एक तरह से डिफरेंस आया। तो क्या करते हैं हम लोग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, v-u/t। आपको दिया हुआ है कि मंदन कैसा त्वरण है, तो मंदन है जो ऋणात्मक त्वरण में जो ऋणात्मक होता है उसे मंदन कहते हैं। तो चलिए
ये जो अंतिम है वो अंतिम यदि 5 है और प्रारंभिक था जो आपका हो गया 7, अर्थात कोई गाड़ी है जो 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था, शुरुआत किया था तो 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, लेकिन अभी की हालात में वो क्या हो गया है, उसके स्पीड में थोड़ा सा ब्रेक लगा है और स्पीड कुछ कम गया है, अब उसका जो वेग है वो 5 है, मतलब अंतिम है जो 5 है और प्रारंभिक है जो 7 है। तो अंतिम 5 कीजिएगा और -7 कीजिएगा और समय घटना घटा है 5 सेकंड में। ये घटना कितने देर में घटा है? 5 सेकंड में। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 5 - 7 बराबर होता है -2। क्या रहा है? -2/5। अर्थात आप समझ जाइएगा ये तो मंदन का केस है, तो मंदन का जो केस होगा तो त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक, माइनस साइन आ जाएगा। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वह क्वेश्चन है जो रसायन विज्ञान का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अधातु में से कौन चमकदार होती है? तो अधातु क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। अधातु कौन चमकदार होती है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कैसा धातु का नाम बताइए जो चमकदार हो। चलिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है आपका नियॉन, चौथा आपका है नियॉन। आपको बताना है कि कौन सा धातु चमकदार होती है। तो देखिए दोस्तों, जो आयोडीन है वह चमकदार होती है, ठीक है, जबकि अधातु का गुण चमकना नहीं होता है, वो गुण है धातु का, जैसे में लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है ना, ये सब चमकदार होती है, धातु का लक्षण है। जबकि अपवाद दुनिया में हर एक जगह रहता है ना, अपवाद नहीं रहे तो चलेगा ही नहीं दुनिया, इस तरह से है, ठीक है। तो विरोधाभास दुनिया में सब जगह रहता है। जो आयोडीन, हम लोग आयोडीन नमक जो खाते हैं वह जो अधातु होता है, और जो आयोडीन होता है वो चमकदार होता है, ठीक है। और यह है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्रायः जो अधातु हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जितना भी आप बात कीजिए हाइड्रोजन, ठीक है ना, जो भी अधिकांश बात कीजिएगा तो अधिकांश है जो गैसीय या द्रव्य अवस्था में होते हैं, जबकि ये है जो अधातु होते हुए भी, है ना, धातु होते हुए भी एक तरह से ठोसीय अवस्था है और चमकदार है। तो यदि पूछ दे कि कौन सा धातु है जो चमकदार होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो देखिए क्वेश्चन है जो जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है जो कोशिका में विखंडन होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्य में ही आपसे पूछ दिया गया है। तो जो विखंडन होता है कोशिका का, अर्थात हम लोग बड़ा होते जा रहे हैं, देखिए छोटा बच्चा धीरे धीरे देखिएगा, रे तो बड़ा हो गया रे,
मत अर्थात उसका जो कोशिका है जो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। नहीं कि ये सब कोशिका में मासे होता है, कोशिका में सब चीज होता है। हम लोग का जीवधारी का सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विभाजन होता है, विखंडन होता है कोशिका में, वो 3 तरह का होता है। पहला जो विखंडन है, चलिए विखंडन यहाँ लिख देते हैं, विखंडन। और विखंडन में पहला जो विखंडन है वो है असूत्री विखंडन, असूत्री। दूसरा है समसूत्री विखंडन। और तीसरा है अर्धसूत्री विखंडन। तो विखंडन मुख्य रूप से ऐसे 2 प्रकार के ही बोल सकते हैं। वो कैसे, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो असूत्री जो होता है वो प्रारंभिक कोशिका अर्थात सरल कोशिका में, जैसे जीवाणु है ना, जीवाणु है जो बहुत ही, उसकी जो कोशिका होता है बहुत ही सरल अवस्था में पाया जाता है। जबकि जीवाणु का अस्तित्व बहुत वर्षों पहले आया, जिस समय आदमी नहीं था, गाय नहीं था, है ना, बैल नहीं था, भैंसा नहीं था, उस समय ये जीवाणु आ गया। फिर भी अभी तक उसकी कोशिका है जो बहुत ही एक तरह से अविकसित कोशिका माना जाता है। तो जीवाणु ये सब जो है, ठीक है, उसमें जो विभाजन होता है, ठीक है, वो होता है असूत्री से। समसूत्री होता है प्राय जितने भी जीवधारी हैं, चाहे जिसका भी चर्चा कीजिए, मनुष्य का बात कीजिए, स्त्री का बात कीजिए या अन्य जीवधारी का बात कीजिए, इसमें जो विभाजन होता है, जो हम लोग का जो विभाजन होता है, मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन होता है। अब कहिएगा ये क्या है सर, तो ये है अर्धसूत्री। तो हम लोग का जो जनन कोशिका होता है, जहाँ से हम लोग बाल बच्चा को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है, तो एक तरह से वहाँ पे जो प्रजनन का जो अंग है, आपका जनन का जो अंग है, वहाँ पे जो विभाजन हो रहा है कोशिका में, वो होता है अर्धसूत्री में। इसी कारण जो विखंडन हम लोग बोलते हैं वो मुख्य रूप से 2, एक है जो अविकसित कोशिका में, जिसे आप बोलते हैं प्रोक्रिएटिक कोशिका, और दूसरा है जो विकसित कोशिका, जैसे मनुष्य का कोशिका, जानवर का कोशिका, ये सब बहुत ही विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन है आपका, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति, पावर। ये क्वेश्चन जो रेलवे में फिजिक्स से जो बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसी कारण हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का ला रहे हैं, ऐसे सभी पहलू को हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है शक्ति, पावर। क्वेश्चन नंबर 14, शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? ऐसा इकाई क्या है? चलिए, तो पहला ऑप्शन है शक्ति का इकाई। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है वाट, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है कूलम। ठीक है, तो बताइए शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? तो देखिए पावर को हम लोग शक्ति बोलते हैं, और पावर होता है कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। अर्थात कार्य को आप W से लिख सकते हैं, और कार्य करने की दर और दर को समय से लिखते हैं, तो W/T भी होता है। और कार्य का, वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है, और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो जूल सेकंड भी पावर का ही एक तरह से एसआई मात्रक है, लेकिन जूल सेकंड नहीं दिया जाता है, और दूसरा आपसे पूछ देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वाट, जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं, वाट, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 14 का आपका ऑप्शन नंबर 1, वाट। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? तो वाट है। यदि जूल प्रति सेकंड है तो बहुत अच्छा, यदि जूल प्रति सेकंड नहीं भी है तो आपको दुख या मतलब उदास नहीं होना है, दूसरा ऑप्शन भी खोज लेना है। चलिए आगे देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दाब, प्रेशर।
क्वेश्चन है दाब। क्वेश्चन नंबर 15, दाब बराबर क्या होता है? तो पहला दिया हुआ है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, ये पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन है उत्क्षेप गुना क्षेत्रफल। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्क्षेप प्लस बल। और चौथा ऑप्शन है बल प्लस क्षेत्रफल। ये आपको खोजना है, एग्जाम में से टकटकी लगा लीजिएगा, कोई दिमाग आपको काम नहीं करेगा। यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं तो दोस्तों अभी भी है समय, अभी भी यदि जाग जाइएगा, जिस समय से मनुष्य जाग जाता है उस समय से उजियाला आ जाता है। ऑप्शन में नहीं सोचिएगा कि तुक्का भिड़ा देंगे, तुक्का कितना भिड़ाइएगा, क्वेश्चन हमें तुक्का भिड़ाने वाला नहीं आता है। तरह तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट कुछ होना चाहिए। तो दाब क्या होता है? तो दाब होता है जो आप मान लेके हम यहाँ पे इस धक्का मार रहे हैं, कोई वस्तु है उसको धक्का मार रहे हैं, अर्थात पृष्ठ पे जो हम लोग बल लगा रहे हैं उस क्षेत्रफल पे, उसी को हम लोग दाब कहते हैं। जो लंबवत बल जो पृष्ठ पे लगता है जितना क्षेत्रफल पे, उसी को दाब बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, है ना। और इसका ऐसा ही मात्रा कुछ 6 प्रकार का बल है। जैसे देखिए यहाँ पे एक वस्तु पे आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इतना एक तरह से बल है जो लग रहा है। चलिए वस्तु इतना बड़ा, वस्तु कितना है उसका क्षेत्रफल, इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल है। आप जो बल लगा रहे हैं कुछ इस तरह से लगा रहे हैं, आप बल लगाएं, वस्तु का क्षेत्रफल इतना ही आप टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो दाब बनेगा वही बनता है बल बटा कितना बल लगाएं, लंबवत कितना बल है जो कितना क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं, उसी से दाब है जो निकाला जाता है। इसका मात्रक निकालिएगा तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई को बोलते हैं, तो इसको आप बोलिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका दाब का ऐसा ही मात्रक, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में। थैंक यू।